सीने में जोश लिए, आंखों में सरफरोश लिए, निकला वो घर से कफन बांधे। गोली बारूद के बीच, दुश्मन की भारी फौज के बीच होकर लहूलुहान भी जो खड़ा रहा सीना तान। ऐसा था वीर वो, खाता रहा तीर जो, पर जज्बा उसका कभी हार न माने। हम बात कर रहे हैं कारगिल के एक ऐसे योद्धा की जिसने अनगिनत चोटें खाई, एक एक कर अपने साथियों को दम तोड़ते हुए देखा, यहाँ तक कि खुद भी मौत के मुंह तक पहुंच गए थे। बचे हुए साथियों से ये तक कह दिया कि मुझे छोड़ के आप लोग आगे चले जाइए। पर कहते हैं ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। बस यही वो उम्मीद की किरण थी जिसने उनकी जिंदगी की लौ को कभी बुझने नहीं दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पैरा कमांडो सुरेश कुमार यादव जी की। 17 सर्जरीज और अपना एक पैर लगभग खो देने के बाद भी अपने साथ हुए कारगिल युद्ध की घटना को इतनी गर्मजोशी के साथ बयां करते कि क्या कहें। चलिए उन्हीं से मिलते हैं और जानते हो उस हादसे को। सर क्या सच है कि पाकिस्तान सीज फायर वायलेट करता है कारगिल सेक्टर में? तो 93 में पहली बार मैं कारगिल में गया था और वहाँ पे मेरी यूनिट बॉर्डर के ऊपर 4350 पोस्ट के ऊपर मेरी ड्यूटी थी। वहाँ मेरे को पता था कि भाई ये आतंकवाद का नाम लेके और ये फौज वो सारा कार्रवाई करती है और फायरिंग होता रहता था। वहाँ हम भी करते थे, वो भी करते। शुरुआत वो करते थे, जवाब हम देते थे उनको, और जैसे वो करते हम उनको ठोकते, शांत हो जाते थे। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जब सीज फायर वायलेशन किया था, ऐसी कोई घटना याद है आपको? आतंकवादी नहीं थी, फौज थी पूरी। वो सिविल कपड़े पहने हुए थे, बाकी पूरी फौज थी। 2 जुलाई 1999 को शाम को 6 बजे हम 15 आदमी का ट्रुप हमारा जा रहा था और उन्होंने देखा कि भाई इकट्ठी फौज आ गई है, तो उन्होंने हमारे ऊपर आरटी फायर करवा दिया। तो कि ज़बरदस्त फायर, करीब आधा घंटा फायरिंग चली। उसमें हम सब अपनी अपनी पोजीशन ले रखी थी, सेफ पोजीशन अपनी तरफ से बचने की। और उसमें हमारे साथ एक आदमी शहीद हो गया था, जगदीश यादव था, वो शहीद हो गया था। उसके आरटी सेलिंग लगा, बैक साइड से लगा और बीच में से वो वहीं एट द स्पॉट शहीद हो गया था। 7 आदमियों को चोट लगी थी, जिसमें मेरे भी लगी थी। और मेरे साथ एक मेरे साथी था पवन भारद्वाज, दिल्ली का। तो वो भाग के साइड में जा रहा था, तो मैंने उसको भागते का उसका हाथ पकड़ लिया। अगर भाई भाग के मिल जा, क्रॉलिंग ऐसे वो ट्रेनिंग होती है वहाँ हमारी, क्रॉलिंग करके आप जाओ, ऐसे नहीं। तो जैसे मैंने उसको पकड़ा तो वो फायर आ गया। तो जो उनका 10-12 किलोमीटर पीछे से गन का गोला आया था, उसकी आरटी सेलिंग जो जैसे वो फटता है ना, तो उसकी चपेट में आ गया। और मैं जैसे उस टाइम पर हम लेटे हुए थे सारे, तो एक लकड़ था, मैं क्रॉलिंग करके जा रहा था, कोई पत्थर था उसकी ओर लेने के लिए, उसकी साइड में छुपने के लिए कि भाई इससे साइड में छुपा हो जाए, बचाव हो जाए। और वो पत्थर लकड़ था, वो पेट के नीचे आ गया, तो हाइट ऊँचा हो गया। तो उसमें क्या है, जैसे ज़मीन से करीब 1.5 फीट अगर ज़्यादा हाइट हो जाएगी ना, तो वो उसकी रेंज में आ जाएगा। तो मैं उसकी हाइट में आ गया, तो वो पेट में लगा था। उस टाइम पे मेरे को पैर का पता ही नहीं था, तो बाद में पता लगा पैर का लगा। पेट के आंतड़ियाँ फट के बाहर आ गई थी, तो इसको और ब्लड बाहर जा रहा था बैग। मैंने नज़र आया तो धमाका हुआ, तो ऐसा लग रहा वो रोड़ी से सुनाई तो दिया नहीं धमाके से, लेकिन वो रोड़ी और बर्फ़ उछल रहा था, पत्थर बर्फ़ उछल रहा था, इसका मतलब फायरिंग हो रहा है। तो आधा घंटा फायर चली, फिर हमने पीछे मैसेज दिया, तो यहाँ से अपनी फोर्स ने और ये 315 फील्ड ने फायर किया। उसके बाद वो शांत हुए। उसके बाद में मेरे को तो वहाँ से नीचे लेके साथी लाने लगे, तो मैंने बोल दिया कि भाई आप लोग ऊपर जाओ, अपना काम करो और मेरे को रहने दो यहीं पर। मेरा ये पेट में लग गया था और सर में लग गया, तो मैं बोला मैं तो ज़्यादा सीरियस हो गया हूँ, मेरे को छोड़ दो, आप आगे जाओ। लेकिन वो बोले नहीं, हम आपको, तो मेरे को वो नीचे लेके आए। आपका इलाज कितने महीने चला? इलाज करीब 10-11 महीने चला मेरा। उसके बाद में मेरे को तो मेडिकल से भेज दिया गया, क्यों मैंने फिट हो गया था। मेरे पैर में भी चोट लगी हुई, पेट भी, और मेरे आर्मी में 17 ऑपरेशन हुए थे। 4 यूनिट ब्लड भी लगाया था मेरे को, और ऑपरेशन करके मेरे को ये लग रहा था कि जल्दी से मर जाए तो अच्छा है। परेशान उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन मरना था नहीं, जिंदा रहना था, तो जिंदा रह गए। नहीं, अभी भी मेरे पैर में से पस आता है, ठीक नहीं हुआ है मेरा, पैर में से पस आता है। कई बार ऑपरेशन करा लिया, सिविल में भी करवा लिया मैंने, लेकिन अब ये पस आ रहा है।
तो खाता हूँ उससे ज़्यादा तो पस निकल जाता है डेली इसमें। तो ये दर्द है, पेट में भी दर्द है, लेकिन पेट वाला चल जाता है, पैर वाला है ना, इससे चल नहीं पाता हूँ मैं, फिर दिक्कत हो जाती है। पाकिस्तानी आदमी की एकदम करेक्ट लोकेशन आप लोग कैसे मालूम करते थे? वो ऊपर बैठे, हम नीचे जा रहे हैं, हम उनको जाके जान पूछ के उनके आगे आते थे, एक एक दो दो आदमी जाएगा साइड से, और जैसे वो देखेगा वो फायर करेगा, लोकेशन क्लियर हो जाएगा, हम पीछे मैसेज करेंगे, दूसरी फौज आके उसको बफोर से करेगा, गोला गिर देके जाता है उनका, ओपी के ऊपर उनका। और जैसे जाएगी दूसरी फौज आके उनको मारेगी, हम उनके सामने आएंगे, वो फायर करेंगे, तभी तो उनकी लोकेशन सही कन्फर्म हो जाएगी, और फिर उसके ऊपर मारेगी। हर फौजी को एक टारगेट दिया जाता था, आपका टारगेट क्या था? हमारे को टारगेट 2 जुलाई को दिया गया था कि भाई उनकी जो सप्लाई लाइन थी, जो अपने इंडिया में आ रहे थे, अपने एरिया में आ रहे थे, तो एक सफ़ेद नाला था, तो उसको जाके कट करना था। अगर भाई सफ़ेद नाले सप्लाई जो कट हो जाएगी तो आगे के आगे पीछे के पीछे रह जाएंगे, और जब सप्लाई ख़त्म होने के बाद में खाना पीना नहीं मिलेगा, अम्निशन नहीं मिलेगा, तो अपना आप आदमी मर जाएगा, और वैसे भी मारेंगे जाके हम उनको। कमांडो का काम क्या होता है? कमांडो का काम होता है टारगेट को पूरा करना। एक अगर कोई कैजुअलिटी होगी या कुछ भी होगा, उसको वो फर्स्ट एड देंगे दूसरे पीछे वाली पार्टी आके, और बाकी आगे जाएगा, जो टारगेट दिया उसको पूरा करेगा। ऑपरेशन के टाइम क्या आपको कभी घर की याद आती है? उस टाइम पे सर घर की याद नहीं आती बिल्कुल भी। उस टाइम पे जोश इतना था कि भाई जैसे हमारे साथी हैं ना, जोश इतना रहता आदमी को, कोई सारे मिल के, और एक परिवार है हमारा, वो आर्मी का एक परिवार होता है, तो उसमें ये होता है कि अगले को मारो, अगर हम कहीं चूक जाएंगे तो वो हमारे को मार देगा, तो वहाँ पर घर की याद बिल्कुल नहीं आती है, और जोश ये होता है कि इसको मारेंगे, इसको मारना है। कश्मीर के टेररिज्म और नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ भी हम उग्रवादियों को सर्च करते थे, पकड़ते थे, लेकिन ये जेएनडीके वाले उग्रवादी भाग जाते हैं, जैसे पकड़ में आएंगे ना तो हथियार उड़ के भाग जाती है, डरपोक है। और जो नॉर्थ ईस्ट में, जो आसाम में है ना, वो अम्बुश लगाते हैं, वो टक्कर लेते हैं फौज की। इंजरी के बाद लाइफ में क्या चेंज आया? सर उस टाइम पर तो शरीर था वो आर्मी कमांडो, ब्लैक कैट कमांडो, फुर्ती बहुत ज़्यादा थी शरीर में, और अब वो समय निकल गया। अभी तो कैजुअलिटी होने से दुख तो होता है कि भाई कितना तगड़ा शरीर था, और अभी कई बार तो ये होता है कि भाई खुद से चल भी नहीं पाते हैं, जब पैर में दिक्कत होती है उस टाइम पे, तो बुरा तो लगता है। कभी खुद की जान लेने की नहीं सोची? ज़िंदगी ये संघर्ष है, संघर्ष करेंगे, ऐसे कायरों की तरह थोड़ी सुसाइड करना तो कायरों का काम है। ज़िंदगी जीना है, और दूसरे को भी बताना है कि भाई जब मैं जी सकता हूँ, मेरा इतना ऑपरेशन हो गया, तो फिर क्या है। आप स्पेशल फोर्सेस में भी रह चुके हैं, 13,000 फीट की ऊंचाई से जंप मारते हुए डर नहीं लगता? डर तो लगता है। तो छतरी जैसे एक जन्म दिया, माँ ने जन्म दिया, और एक वो अगर छतरी नहीं खुली तो आदमी पत्थर कितना आता है नीचे, तो छतरी माँ की जय, छतरी माँ की जय बोल के, छतरी माता की जय बोल के छतरी को उठाते हैं। अगर भैया अगला माँ ने जन्म दिया, अभी तू खुल जाएगी तो जन्म है, नहीं तो। इतनी ऊंचाई से जंप लगाते हुए वो जो खुशनुमा एहसास होता है, वो कैसा होता है? और जैसे मैंने जंप किया, मेरी छतरी खुल गई, उसके बाद मैंने कैमरे से एंजॉय करने के लिए कैसा महसूस होता, कैमरे से अपने साथियों की फ़ोटो खींची औरों की। तो ये थे पैरा कमांडो सुरेश कुमार यादव जी की अनसंग कहानी। ऐसी ही जाबाज वीरों के बारे में जानते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई अनसंग कहानी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारी ईमेल आईडी पे मेल कीजिए। अनसंग इंडिया फाउंडेशन की वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद।